बेटा आज जो है ना today's topic is judicial precedent. This is the first topic. Judicial precedent सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए. अगर तो ये चैप्टर से क्वेश्चन कंपल्सरी में नहीं आता, अगर कंपल्सरी में नहीं है, ऑप्शनल में सवाल है, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं करना. क्या है? इस चैप्टर वाले क्वेश्चन को नहीं करना. जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ बात उसके लिए है. जिसकी तैयारी अच्छी है वो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सीधी सी बात है, फैक्चुअल सी बात है कि अगर आपकी तैयारी नहीं अच्छी, डोंट डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ examples needed for this chapter, answer of this chapter. There are so many questions which are very tricky, और sometimes आपको वो क्लियर नहीं हो रहे होते तो आप इधर उधर की गप्पे मार के आ जाते हो. So don't do this. Rather than that, you need to choose other topics which are comparatively very easy. Is it clear? अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है ये होता क्या. बेटा प्रेसिडेंट इज बेसिकली an example set by the judiciary which is considered as law for future cases. Is it clear? अब हम कहते हैं, हमेशा एक बात करते हैं हम लोग कि प्रेसिडेंट क्या होता है. प्रेसिडेंट होता है कि जो भी जुडिशरी के पास डिसीजंस हैं, these are considered as binding thing for the lower judiciary, inferior judiciary. जुडिशरी दो तरह की होती है. आपके पास दो टाइप्स की जुडिशरी है, एक होती है सुपीरियर जुडिशरी और एक है इंफीरियर जुडिशरी. जो सुपीरियर जुडिशरी है, जैसे कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट है, देयर पास्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग फॉर द लोअर कोर्ट्स लाइक क्राउन कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेट कोर्ट. इवन इन सिविल लॉ देयर इज काउंटी कोर्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं. समटाइम्स इवन फॉर द हाई कोर्ट एज वेल, बिकॉज हाई कोर्ट आल्सो डील विद द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंसेस. लाइक फैमिली मैटर्स को वो डील करती है, फर्स्ट इंस्टेंस के केस होते हैं तो उनके ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं. तो जितनी भी बेसिकली लोअर स्ट्रेटम की कोर्ट्स होती हैं, दे फॉलो द डिसीजंस ऑफ अदर जुडिशरी, अदर कोर्ट्स एज द बाइंडिंग. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक हायरार्की आपको समझने की जरूरत है, और यही जुडिशरी भी यही है. बेसिकली जुडिशरी चैप्टर में भी यही चीजें हैं. अब इसमें सबसे पहले क्या है कि सिविल केसेस के अंदर एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, क्रिमिनल केसेस की एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है. क्रिमिनल केसेस की सबसे इंफीरियर कोर्ट कौन सी है? मैजिस्ट्रेट, देन क्राउन, देन हाई कोर्ट एंड देन कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल डिवीजन एंड सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मरली नोन एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स. अब ये देखें कि सबसे मेजर चीज यहाँ पे क्या है, अगर हमें समझने की जो जरूरत है वो क्या है. जो चीज हमने समझनी है वो ये है कि इस कोर्ट के जो डिसीजन है, ये वाली जो कोर्ट है इसके डिसीजन इस पे भी बाइंडिंग है, इस कोर्ट के डिसीजन इस पे भी बाइंडिंग है, इस कोर्ट के डिसीजन इस पे भी बाइंडिंग है, इस कोर्ट के डिसीजन इस पे भी बाइंडिंग. अब समझ आ गया कि मतलब आपकी जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसके फैसले, जो डिसीजंस हैं, वो प्रेसिडेंट्स हैं बाकी सब कोर्ट्स के लिए. इसी तरह इससे थोड़ा निचले पे चले जाएं, कोर्ट ऑफ अपील पे चले जाएं, तो कोर्ट ऑफ अपील के लिए जो बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजंस बाइंडिंग हो सकते हैं फॉर दिस वन, फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन. इसी तरह सिविल केसेस के अंदर भी यही एक पैटर्न फॉलो किया जाता है. तो बेसिकली क्या हुआ कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर दोज लॉज या those decisions which are given by the Supreme Court. These decisions are binding in the resolution of other cases.
इज इट क्लियर? अब हम सवाल देखते हैं कैसे आए थे इस पेपर। अब हम क्वेश्चंस खुद करते जाएंगे तो हमारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा ये पूरा। अगर हमारे पास सबसे मेन चीज अगर हम देखें कि इस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन ज्यादा है या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए या नहीं है, फॉर मी एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस चैप्टर के अंदर से जो 23 के पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो 10 और 15 के आ चुके हैं, लेकिन 24 उसने पूरा स्किप किया। 24 में उसने पूरा इसको स्किप किया हुआ है। तो इस साल इसके ऊपर 10 और 15 वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली। ये तरीका होता है कि जिससे हमें पता चल जाता है कहाँ से किस चैप्टर को हमने कितनी इंपॉर्टेंस दी। अब ये बात आपको यहाँ पे पता चल। अब हमारे पास आता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हाउ प्रेसिडेंट इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ यूजिंग केसेस एज इलस्ट्रेशन। पहली बात जो मैंने मना की थी वो क्यों की थी आपको? केसेस ज्यादा आते हैं, जब आप नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स 100% डिडक्ट होंगे। इज इट क्लियर? हाउ प्रेसिडेंट इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ, ये तो बहुत आसान सी चीज है कि प्रेसिडेंट यूज कैसे होता है इंग्लिश लॉ के अंदर। के जो मैंने अभी तक बातें की थी वो सारी प्रेसिडेंट यूज होता है इस तरह से। फॉर द रूलिंग ऑफ द inferior courts या the court which is higher in hierarchy, their decisions are binding for the other courts। इसमें मैं भी बता, इसके अंदर फिर फर्दर क्या होता है कि इसके अंदर आप हाउ जब आ गया तो आपने फिर इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना होगा। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है, ओरिजिनल होता है और परसुएसिव होता है। समटाइम्स तो ये होता है कि अगर बाइंडिंग है तो इसका मतलब है कि हाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाकी सबके लिए बाइंड होते हैं, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है कि अदर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट ये होता है कि व्हेन देयर इज ए नोवेल सिचुएशन, व्हेन देयर इज ए न्यू सिचुएशन एंड जज यूज a specific technique to resolve that case, तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट है। कि मतलब वो बेसिकली डिसीजन जो उसने दिया है वो इटसेल्फ इज ए प्रेसिडेंट, कि उस तरह का केस आज तक पहले आया ही नहीं था, पहली दफा ये केस आया। तो समटाइम्स जो है वो जजेस अपनी जो रैशनैलिटी है उसको यूज करते हैं, पर्पसिव अप्रोच को यूज करते हैं टू क्या नाम है रिजॉल्व द इश्यूज। फिर इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव का मतलब क्या है कि इट परसुएड्स judges of inferior courts to follow it, but it is not mandatory। कंपल्सरी नहीं है उनके लिए कि वो फॉलो करें या ना करें। इज इट क्लियर? अब एग्जांपल्स कहां से आनी चाहिए इसकी आपको? अब एग्जांपल्स में आपके पास मल्टीपल, जब आप देखेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट है तो इसमें बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट है, इनकी एग्जांपल्स कहां से आएंगी, कौन कौन सी एग्जांपल्स होंगी? तो किसी बात है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको दी भी हुई है, ये देख लें आप। तो ये केस लॉज आपको याद करना है। समझ आ गई इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? अब आपके पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि प्रेसिडेंट होता क्या, एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में आप लिख लें। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, देन हाउ it is how a court structure is present in England, इस स्ट्रक्चर के तहत कौन सी कोर्ट का डिसीजन किसके ऊपर बाइंडिंग है। दिस इज अनदर वे। एक पैराग्राफ में आपका P1 किस चीज के ऊपर हो गया, प्रेसिडेंट को बता दिया आपने। अच्छा, P2 के अंदर आप क्या लिखेंगे? फिर इसमें आप बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स और किसके ऊपर किसका बाइंडिंग है, ये आपका दूसरा हो गया। और फिर इसके बाद P3 के अंदर आप टाइप्स को डिस्कस कर लें, टाइप्स को आप एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लें, बल्कि अलग P3 P4 इवन P5 तक ले जाएंगे शब्द। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इसको डील करें। लाजमी नहीं है कि हर एक में देखें, देर इज नो पैराग्राफ लिमिट इन एनी क्वेश्चन।
2 लिखें बेशक, आप 3 लिखें, लेकिन स्टिल द बेस्ट स्ट्रक्चर इज आप इस वे में इसको लिखें। ठीक हो गया? ये आपका एक स्ट्रक्चर बना। अब ये बात याद रखिएगा, इस चीज के ऊपर आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं देनी। 2 से 3 लाइनों में स्ट्रक्चर ऑफ कोड 2 से 3 लाइनों में हो जाता है या नहीं होता, लिख सकते हैं ना आप इजीली। ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? पैराग्राफ 3, 4 और 5, क्योंकि आपने इन तीनों के अंदर एग्जांपल्स भी देनी है, तो दीज 3 पैराग्राफ्स विल बी लेंथी, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर अच्छा होगा। Is it clear? There is no need to do analysis in it, क्योंकि this is obviously 10 marks question and word describe is given, तो कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताती है कि आपने इसमें एनालिसिस नहीं चाहिए होता। Is it clear? Next question. Assess the advantages of president. इसमें अब आपको एनालिसिस चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए। किस तरह चाहिए? कल मैंने तरीका बताया था आपको लिखने का। जैसे ही आप एडवांटेज लिखेंगे एक साइड पे, उसी के नीचे उसी पैराग्राफ में हाउएवर डालेंगे, उसी चीज का एक खुद से नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और वो आपका होगा। कितने 15 नंबर के लिए कितने एडवांटेजेस लिखने की जरूरत है हमें? अच्छे, वेल डेवलप 4 लिख दें, दीज आर सफिशिएंट। अगर स्पीड अच्छी है 5 लिखते हैं। 4 मिनिमम चाहिए आपको, 4 मिनिमम क्राइटेरिया इज 4। अब हम इसके प्रेसिडेंट के 4 P1 P2 P3 P4 है। उज़ैर सुन रहे हो आप? जी सर, इधर ही। ये आपने P3 और P4 है, ये आपने कम से कम लिखे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में यू नीड टू गिव योर ओपिनियन एज वेल। आपको अपनी ओपिनियन भी देनी है। अब आपने ये बताना है कि क्या वाकई ही प्रेसिडेंट जो है बेनिफिशियल है या नहीं है, ये बाद में हम डील करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये आपको मिलेंगे कहाँ पे। ये आपको मिलेंगे फिर दोबारा एक अदद बॉक्स के अंदर। कहाँ से मिलेंगे? एक अदद बॉक्स के अंदर से आपको मिलेंगे, और वहां पे आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको हो जाएंगे। ये एडवांटेज है। अब देखिए कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के एडवांटेज क्या होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब इसको एक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हाउ टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। सबसे पहले तो आप लिखेंगे, एडवांटेज से स्टार्ट करेंगे कि देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड दीज एडवांटेजेस आर, वहां से आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। दीज द एडवांटेजेस आर कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर certain because the previous rulings are given on that particular type of issue, therefore the issue was resolved very positively, and the judges of lower judiciary followed those rulings in the past decisions। तो past decisions के अंदर वो follow भी हुआ। people know what the law is and how it is likely to be applied in their case। they can simply solve their own problems by reading the precedents। ये फायदा है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूं कि मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं। अब मैं थोड़ा सा यूज करता हूं, अच्छा है या बुरा है वो बाद में देखेंगे। ये मैं अक्सर यूज करता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं कि केस लॉज फॉर चीटिंग, नहीं, मार्किंग ऑफ एग्जाम्स। अब इससे रिलेटेड जो भी केस लॉज अगर आएंगे, तो फॉर एग्जांपल इंडिया से रिलेटेड हैं, अपने कंट्री से रिलेटेड हैं, तो आपके केस लॉज इस तरह से निकल आते हैं। अब ये मॉडर्न जमाना है, तो हम लोग भी यही काम करते हैं। जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो मेरे पास, पहले जब ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं था तो फिर हमें किताबें खोलनी पड़ती थी, पीएलडीज कहते हैं, वो खोलनी पड़ती थी। अब हमारे लिए आसानी होगी कि अब हमें पीएलडीज नहीं खोलनी पड़ती, बल्कि एज इट इज लिखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फैसले मिल जाते हैं। उसको हम अपने केस लॉ के अपने केस के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, तो आप उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो
ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से, मैं जनरली सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि इससे मुझे पता चल जाता है कि क्या मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा। मैंने अगर उसको चैट जीपीटी पे डाला, कोई केस लॉ प्रीवियस मुझे मिल गए हैं, इसका मतलब है मेरे केस का सोल्यूशन जो सेम, अगर प्रॉब्लम मेरा ऐसा है तो सेम डिसीजन, दैट्स व्हाई इट इज सर्टन, यकीन है, पक्की बात है, होगा। इज इट क्लियर? इसी के अंदर इसका सबसे ज्यादा क्या होता है कि however it is certain but precedent is very rigid thing, as sometimes if a decision is per incurium, on per incurium के ऊपर है, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है डिसीजन के अंदर, किसी डिसीजन में, पिछले डिसीजन में ही प्रॉब्लम था, तो क्या मेरे डिसीजन में भी फिर प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? एरर, एरर फ्री नहीं है, ठीक है, लॉ एरर आ जाएगा, पॉइंट ऑफ लॉ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मतलब अगर एक लॉ गलत तो अगले सारे डिसीजन गलत, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है कि समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज सर्टन फेयर। उसके पीछे रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी इसके अंदर ये होती है कि इट इज सीन एज जस्ट एंड फेयर दैट सिमिलर केसेस शुड बी डिसाइडेड इन सिमिलर वे। प्रिसिजन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर सेट आउट इन एक्चुअल केसेस, द लॉ बिकम्स वेरी प्रिसाइज। प्रिसिजन इन लॉ आपको 10-10 के और नहीं हो सकता, 10-10 किताबों में नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको लॉ, 10 बुक्स में नहीं ढूंढना पड़ेगा, बल्कि आपको इजीली जो है, जो केस लॉ आपके सामने आया, यू कैन इजीली अप्लाई इफ दैट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो आप प्रिसाइज वे में यू कैन अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ योर केस, ये भी आपके लिए है। अब इसके अंदर क्या है कि अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम प्रिसाइज तो एक साइड पे कह रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ केसेस व्हिच आर गिवन बाय द व्हिच आर the millions of cases which are resolved by the Supreme Court and the previous courts, House of Lords, even the क्या नाम है, कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल डिवीजन, सिविल डिवीजन, है या नहीं है? थाउजेंड ऑफ केसेस तो होंगे, मिलियंस नहीं होंगे, चले। तो क्या थाउजेंड्स ऑफ केसेस को आप प्रिसाइज कह सकते हैं? इट इज on paper it is precise, but actually it is not precise, because you have to study so many cases, then you will come to a conclusion। ऐसा ही है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसके साथ, और इसका ये है, and it is time saving। How it is time saving? Sorry, flexibility, there is no room for law to change with society, as Supreme Court can use the practice statement to overrule past cases that may not reflect the current trends। लेकिन आप मुझे प्रैक्टिस स्टेटमेंट में पूरा सवाल कराऊंगा आपको बाद में। प्रैक्टिस स्टेटमेंट होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने पास्ट डिसीजंस को ओवर रूल कर लेती है। ओवर रूल का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, कोई ओरिजिनल प्रेसिडेंट बनाया, नया डिसीजन दिया ना, ओरिजिनल प्रेसिडेंट बनाया था, और अब सुप्रीम कोर्ट को 50 साल बाद फिर रियलाइज हुआ कि यार वो वाला फैसला तो गलत दिया था पिछले जज ने। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पास डिसीजन को ओवर रूल, मतलब ओरिजिनल प्रेसिडेंट को खत्म कर सकती है? यस कर सकती है। तो कर सकती है तो वो प्रैक्टिस स्टेटमेंट से करेगी। प्रैक्टिस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि जब आप अपने प्रीवियस रूलिंग से को नलिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो एक फायदा है इसका कि हाँ, जज जो है वो अगर उन्हें लगे कि ये चीज है तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट देते हैं, मतलब डिसीजन नया देंगे, रादर देन स्टिक टू ऑन दैट डिसीजन। बट स्टिल, अब मुझे बताएं कि क्या इट इज easy for the lower court to avoid the decisions of Supreme Court? It can be overruled easily। तो इसलिए ये ओवर रूल बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए ये इसका एक प्रॉब्लम। इसके साथ ही इसका डिस्टिंक्शन करते जा रहे हैं। अब एक बात याद रखें कि मेरा अगर इस साइड वाला जो पॉइंट है वो मैंने लाजमी, जब दूसरा पॉइंट दूसरी साइड का पॉइंट लिखा है तो मैंने दूसरे पॉइंट को लिंक किया है एडवांटेज के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने वो लिंक करना। इसके अलावा ऑब्वियसली मॉडर्न डेज हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, देयर नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। प्रेसिडेंट इज द बेस्ट थिंग टू डू दैट।
मैंने कल एग्जांपल दी थी कि साइबर क्राइम्स जो हैं, लॉस तो 1970s में भी बने थे। क्या साइबर क्राइम क्राइम आज भी उसी तरह का है जो 1970 में था? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर मॉडर्न वेज ऑफ क्राइम। अब तो वो आपका मोबाइल पे सिर्फ कॉल करते हैं, आपने कॉल पिक किया, मोबाइल का सारा डेटा उनके पास चला जाता है। वो कल परसों एक मुल्तान में रेड हुआ था, एफआईए ने पकड़े हैं। देयर वाज ए गैंग जिन्होंने तकरीबन 400-500 मिलियन पाउंड्स अमेरिका से हैक किए थे, सारे अकाउंट्स हैक किए थे, पकड़े गए। तो मतलब क्या है कि मॉडर्न सॉल्यूशंस के लिए प्रेसिडेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्टैच्यूज एंड लॉज कैन नॉट फुलफिल द नीड ऑफ एन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉ। लेकिन क्या है, सो दिस इज देयर इज ए प्रॉब्लम कि प्रेसिडेंट हमेशा लॉ के बनने के बाद आता है। ऐसा ही है ना? मतलब क्या है कि पहले, सबसे पहले कोर्ट्स हमेशा देखती हैं कि लॉ में कोई चीज लिखी है, जब नहीं मिलता तो तब प्रेसिडेंट बनता है, मींस ओरिजिनल प्रेसिडेंट बनता है, नया डिसीजन दिया कुछ। तो इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब हमारे पास एक तो ये हो गया कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील टू डिपार्ट फ्रॉम एन अदरवाइज बाइंडिंग प्रेसिडेंट। जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग क्या चीज होती है? सॉरी, कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर बाइंडिंग क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, प्रीवियस डिसीजंस एज वेल। जो उनके ओरिजिनल डिसीजंस हैं, ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी उनके ऊपर बाइंडिंग है। अच्छा, अब ये परसुएसिव प्रेसिडेंट, लोअर कोर्ट्स के जो अच्छे फैसले हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मुझे लगता है कि दुआ ने जो केस, लोअर कोर्ट, दुआ एक डिस्ट्रिक्ट जज है, दुआ ने एक ऐसा फैसला किया था, ऐसा डिसीजन दिया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होकर उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि दुआ, योर डिसीजन वाज वेल एक्सप्लेन्ड एंड थॉरो, आई लाइक इट। ये परसुएसिव है मेरे लिए। मेरी मर्जी है कि मैं मानूं या ना मानूं तुम्हारी बात, लेकिन मैंने अप्रिशिएट किया तो शायद मैं मान लूं। मैं भी अपनी डिसीजन देने में मैं यही सिर्फ कह दूं कि दुआ थम्स अप, आपने जो डिसीजन दिया है मेरा भी यही डिसीजन है। ये परसुएसिव है कि आपके लोअर कोर्ट का जब डिसीजन सुपीरियर कोर्ट समझे कि ये होना चाहिए, तो वो ये भी एक प्रेसिडेंट बन सकता है। इज इट क्लियर? ये परसुएसिव होता है। अब एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ अपील टू डिपार्ट फ्रॉम। पहली बात तो यह है कि मुझे बताएं कि हमारे पास एक्सप्लेन द पावर्स, पावर्स अब दो तरह के केसेस में होती है, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। अब सिविल में डिपार्ट कर सकती है कोर्ट ऑफ अपील अपने फ्रॉम एन अदरवाइज बाइंडिंग प्रेसिडेंट। यस, कर सकती हैं। आपने एक केस पढ़ा था, अगर आपको याद हो, यंग वर्सेस ब्रिस्टल एयरप्लेन केस था। यंग वाले केस में वो निकालते हैं कहीं से, थोड़ा सा मैं आपको उसका लेआउट दे देता हूँ। अच्छा, ये ये वाला पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कोर्ट ऑफ अपील एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। कोर्ट ऑफ अपील का क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे है? अगर आप कोर्ट ऑफ अपील के डॉक्ट्रिन पे जाते हैं कि कोर्ट ऑफ अपील को क्या करना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कॉनोटेशन तो ये कहती है कि भाई कोर्ट ऑफ अपील सारे प्रेसिडेंट्स को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जो बाइंड डिसीजंस है उनको क्या करेगी? जनरली कॉमन लॉ क्या कहता है? बाइंड है। दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट और हाउस ऑफ लॉर्ड इज अबव द कोर्ट ऑफ अपील इन द कोर्ट ऑफ इन हायरार्की। ये तो जनरल रूल है। इट इज नेसेसरी फॉर certainty in the law. The court of appeal tried to challenge this rule in Broom versus Castle and Co. and Miliangos, but the House of Lords rejected the challenge. House of Lords ने कहा ठहरो, रुक के बैठो, नहीं करने देंगे हम। मिलियांगो के केस में उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब
जनरल ये भी रूल कहता है कि कोर्ट ऑफ अपील, दिस वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ अपील इन यंग्स केस, there is are minor exceptions in Davis and Johnson. The Court of Appeal tried to challenge this rule, but the House of Lords confirmed that the Court of Appeal had to follow its past decision. तो जनरल रूल क्या कहते हैं? एक तो जनरल रूल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस को बाइंड करना है, मतलब दीज आर द बाइंडिंग वंस फॉर द कोर्ट ऑफ अपील। दूसरी साइड पे क्या कहते हैं? दूसरी साइड पे ये भी हमें वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट states that all the rulings of the Court of Appeal, whether the criminal division or the civil division, they are bound to follow their past decisions. जनरल रूल्स हैं, आप इनके एग्जांपल्स दे देंगे, मिलियंगो की एग्जांपल एक दे दें और दूसरे में आप यंग्स केस की दे सकते हैं। वो कहते हैं कि ये एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा कि डेविस वर्सेस जॉनसन और इन केसेस के अंदर जो है ये डिसीजंस हैं हमारे। अच्छा, अब हमारे पास अगला देखते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस? जी बेटा, एक्सेप्शंस इन यंग्स केस। यंग के केस में क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पे अब ये ध्यान से समझ लें, यंग वाले केस में क्या एग्जाम्पल, यंग वर्सेस ब्रिस्टल वाला ये केस है, ठीक है। द कोर्ट ऑफ अपील नीड नॉट फॉलो इट्स ऑन प्रीवियस डिसीजंस वेयर, किन ग्राउंड्स पे कोर्ट ऑफ अपील अपने प्रीवियस डिसीजंस को अवॉइड कर सकती है? नंबर वन, देयर आर कंफ्लिक्टिंग पास्ट केसेस। पास्ट में ही कोई दो केसेस थे जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, फिर कोर्ट ऑफ अपील के लिए क्या मुश्किल आ जाएगी ना कि वो कौन से केस को फॉलो करें। इस केस में कोर्ट ऑफ अपील अपने पास्ट डिसीजन को नलिफाई कर सकती है। दीज आर नॉट बाइंडिंग वंस। इज इट क्लियर? दूसरा, there is Supreme Court or House of Lords decision that effectively overrules the Court of Appeal decision. There is Supreme Court or House of, अब यहाँ पे क्या है कि House of Lords decision that effectively overrule the Court of Appeals decision. इस केस के अंदर अब ये होता है कि sometimes एक्सेप्शन ये आती है कि कोर्ट ऑफ, फिर भी कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, आल्दो वो अपने पिछले प्रीवियस डिसीजंस को नलिफाई करती है, लेकिन अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि आपने पिछला फॉलो करना है, देन दे हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज नहीं करें। अच्छा, द डिसीजन वाज मेड पर इंक्यूरियम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी डिसीजन में एरर है, स्पेशली इन सिविल केसेस एरर थी, क्रिमिनल में लॉ को मैंने पहले भी शायद बताया था आपको कि चेंज करना, अवॉइड करना या प्रेसिडेंट्स पिछले को नलिफाई करना, इट इज वेरी डेंजरस एंड क्रिटिकल, सर्टेनिटी हार्म होती है। बस डाल दो इसमें वो भी। सो आर वर्सेस कूपर भी आपका आ सकता है। देयर इज ओनली, दिस इज ओनली यूज्ड इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस फॉर इंक्यूरियम वाली बात। वो कहता है कि ठीक है एक्सेप्शंस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आए रोज कोर्ट ऑफ अपील मुंह उठाए और अपने रूल्स को चेंज करने शुरू कर दे, नहीं। वो 99.9% एफर्ट करेंगे कि उनको बाइंडिंग रहें, लेकिन स्टिल अगर कोई नॉवल सिचुएशन है तो देन दे कैन चेंज, अदरवाइज नहीं। इज इट क्लियर? सो द केसेस ऑफ एक्सेप्शनल लाइक रिकर्ड्स वर्सेस रिकर्ड्स बट was widened in slightly in R versus Cooper to include where all the material considerations had not been placed before the court. मतलब वहां पे विटनेस में शायद मसला हो, पिछले वाले केस में, पिछले केस में शायद किसी प्रॉब्लम हो, कोई इंक्यूरियम उसके अंदर कोई गलती थी, तो उसकी वजह से आप पिछले डिसीजंस को समटाइम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल एक्सेप्शंस फॉर क्रिमिनल डिवीजन, this occur where the law has been misapplied or misunderstood. R versus Gold, there is no need to follow the Court of Justice of the European Union. यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, अगर आपका इंटरनेशनल लॉ की वो चीज है, आपकी कंट्री के डायनेमिक्स के अगेंस्ट जा रही है कोई चीज, देन यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो, बट यू हैव टू ट्राई टू फॉलो द बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, दैट इज मेन थिंग। तो ये पूरी इसके ऊपर डिबेट थी
कि मैंने डिबेट आपके साथ डिस्कस कर। अब कोई चीज इसमें ये है कि अब इसमें एक्सप्लेन द पावर्स हैं, तो पावर्स आपकी सारी आपकी आ गई, ठीक है। और पावर्स क्या क्या है, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उससे पावर है, कोर्ट ऑफ अपील की अपनी पावर है, फिर उनके ऊपर इसमें लिखेंगे क्या, पहले भी आप लिखेंगे इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा आंसर का। अब पहले में आप देखेंगे कि पहले आप लिखेंगे कोर्ट ऑफ अपील की पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, दोनों आपने डिस्कस कर ले। फिर आप लिखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या है, फिर आप सारी एक्सेप्शंस लिखेंगे। यंग ब्रिस्टल केस को आप क्लियरली करें, उसको रीड करना आपका काम है, वो रीड कर लीजिएगा, उसको एक दफा देख लें। फिर इसके बाद फर्दर साथ साथ आपको हर चीज की एग्जांपल देनी पड़ेगी। आपको अगर आपने एग्जांपल्स ना दी तो आपके नंबर जाएंगे। इस सवाल में अगर मैं इसकी मेरे ख्याल में एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ूंगा तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने 10 और 15 के मिला के कोई 12-15 से नंबर ऊपर लिए भी होंगे। उसकी रीजन ये है, हर पॉइंट के साथ तो आपको एग्जांपल चाहिए, कितनी एग्जांपल्स देंगे आप, ठीक है। दैट इज द रीजन मैं आपको मना कर। अब इसके बाद डिस्कस वेदर द कोर्ट ऑफ अपील शुड बी एबल टू डिपार्ट फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेदर द कोर्ट ऑफ अपील शुड बी एबल टू डिपार्ट। अब इसमें दो साइड्स बननी है क्वेश्चन की, आंसर की। क्या क्या दो साइड्स हैं इसमें, व्हाट आर द टू साइड्स इन इट, जी बेटा। शुड बी एबल टू डिपार्ट एंड शुड नॉट बी एबल टू डिपार्ट। आपको क्या लगता है कि अब आपने जनरल मुझे बताना है थोड़ा सा कि क्यों कोर्ट ऑफ अपील जो है दे शुड डिपार्ट फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डिपार्ट फ्रॉम। वही बातें सारी लिखनी है, पर इंक्यूरियम पे अगर होगा, मिसअंडरस्टूड होगा, इसके अलावा एरर इन लॉ है कोई, ठीक है, नॉवल ड्यूटी है कोई, नॉवल सिचुएशन है कोई, तो ऑब्वियसली दे नीड टू डिपार्ट फ्रॉम द डिसीजंस। बट व्हाई इट शुड नॉट बी, इट एंड्स द सर्टेनिटी इन लॉ। एक सारे डिसएडवांटेजेस वाले, सारे नहीं लेकिन वो वाले पॉइंट जो आपके यहाँ पे एक्चुअल फिट हो सकते हैं। इज इट क्लियर। बेसिकली ये बात याद रखें कि 15 नंबर के कल से नहीं परसों से जो भी मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूं उसमें आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। एनालिसिस ये ना बेसिकली तो 15 वाला है ही एनालिसिस। तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की दो साइड्स होंगी। 90% केसेस में क्वेश्चन की दो साइड्स होती है 15 नंबर वाले। तो एक शुड बी एंड शुड नॉट बी, तो आपने दोनों लिखनी है और आपका आंसर। इज इट क्लियर। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल, आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, बाइंडिंग एंड परसुएसिव। बाइंडिंग, ओरिजिनल, परसुएसिव, तीन टाइप्स हैं, आप कोई भी लिख लें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, आइडेंटिफाई का वर्ड है तो सिर्फ नाम स्टेट कर दें, कोई मसला नहीं, नाम लिखें बस। एक्सप्लेन बाइंडिंग, परसुएसिव, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर उसने कहा है या नहीं कहा, इसमें तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनेगा, तीन पैराग्राफ। तीन पैराग्राफ क्या है आपको बता दिया। पहले एक दो लाइनें आप जनरल लिखते हैं कि प्रेसिडेंट होता क्या, देन आप आएंगे कि बाइंडिंग, परसुएसिव एंड ओरिजिनल, तीनों का लिखेंगे। लेकिन फॉर गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स एंड एक्सप्लेनेशन यू नीड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ केसेस। इज इट क्लियर। आप याद रखेंगे अगर आप एग्जांपल्स इसमें नहीं डालेंगे तो भूल जाएं कि आपके 5 से ऊपर नंबर आए। सीधी सी बात, बहुत बेटा एम ही नहीं बनता लॉ का थ्रेश होल्ड 75 में से 45-46 पे। इज इट क्लियर। ये आपका एक आ गया। तो असेस हाउ फॉर द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रेसिडेंट लिमिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। इसमें क्या आना चाहिए, असेस हाउ, यहां पे आप लिमिट्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, इट लिमिट्स एंड इट डज नॉट लिमिट्स, लिमिट नहीं करता। तो अब लिमिट कैसे करता है, ये डॉक्ट्रीन ऑफ प्रेसिडेंट लिमिट कैसे करता है डेवलपमेंट ऑफ लॉ। बेसिकली तो द बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स आर द दोज फ्रॉम विच
द कोर्ट्स कैन नॉट, क्या नाम है, कोर्ट्स कैन नॉट अवॉइड दोस प्रेसिडेंट्स, दे हैव टू फॉलो. So this shows that law would not be developed further. Inflexible होता है. फिर उसके बाद sometimes the decisions, there are so many cases in the courts which are in conflict with each other. ऐसा है. Then the courts are bound to follow those. It also stops them. फिर इसके बाद there are many cases which makes the law ambiguous. Even the सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम क्या है कि it may contradict the previous rulings may contradict the new laws which are established in current time periods. कर सकते हैं, नहीं कर सकते contradict. Therefore it does not allow to develop the law. लेकिन however it does not because of two things. Because of exceptions which are given in the form of practice statement to the Supreme Court, and the Court of Appeal also has the right to avoid their previous rulings. Therefore, this is not the hindrance in the making of law. But again, you have to give examples in this answer. जब आप प्रैक्टिस स्टेटमेंट वाला पॉइंट लिखेंगे उसकी एग्जांपल देंगे, जब आप यंग ब्रिस्टल की आप उसमें लिखेंगे, फिर आप इसके अलावा फर्दर पर इंक्यूरियम की अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी एग्जांपल देंगे, तो आपको एग्जांपल्स. Is it clear? Again, discuss the disadvantages of judicial precedent. ये तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मेनली, अगर आप इसका बताएंगे तो डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है. उसके अलावा क्या नाम है, इट मेक्स अ लॉ लेंथी. ठीक है. फिर उसके अलावा समटाइम्स देयर आर इश्यूज ऑफ पर इंक्यूरियम. ठीक है. एरर्स इन लॉ, प्रेसिडेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, ये भी एक प्रॉब्लम है. तो ये सारी इसके डिसएडवांटेज. इसमें 3, अगर 10 नंबर के हैं तो आप 3 लिख के ओपिनियन लिखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 4 आप 10 वाले में भी लिखें, क्योंकि आपकी जितनी एक्सप्लेनेशंस होती हैं ना, उससे बेहतर है पॉइंट एक आधा ज्यादा लिखें. सही है. डन हो गया. फिर इसके बाद 4 इसमें आप 4 पॉइंट्स आपने लिखे, 4 पैराग्राफ डाल लो, जितने मर्जी करो, कोशिश करो पैराग्राफिंग करके आओ. ठीक है. और ज़रा आप स्पेशली पैराग्राफिंग कोशिश करो हो जाए. आइडेंटिफाई 5 सोर्सेज ऑफ परसुएसिव प्रेसिडेंट्स. सर सोर्सेज ऑफ परसुएसिव ये किस सेंस में पूछ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा. अच्छा मैं देख लेता हूँ. पहले मुझे इतनी मार्जिन दे दिया करो, मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है टीचर से भी. 5 नहीं, उसने पूछा कुछ हो रही है, मैं देखता हूँ इसमें उसने. अच्छा, परसुएसिव प्रेसिडेंट्स के सोर्सेज पूछे हैं उसने, 5 सोर्सेज को. हाँ ये 5 पॉइंट्स हैं. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. कोर्ट्स इन लोअर हायरार्की, वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई थी. कोर्ट्स इन लोअर हायरार्की के डिसीजंस, अगर लोअर हायरार्की में कोई कोर्ट का, मैंने दुआ की एग्जांपल भी दी थी, ये वही बात कर रहा है कि तो देन यू हैव टू फॉलो, यू एडमिट द डिसीजन ऑफ दुआ के दुआ ने बहुत अच्छा सा डिसीजन दिया, यू आर अप्रिशिएटिंग, देन इट इज परसुएसिव फॉर यू टू एक्सेप्ट इट और नॉट. परसुएसिव के लिए ये इंस्टेंस हो सकता है, वे है ये कि हम यूज कर सकते हैं, ना करें कोई मसला नहीं है, हमारे ऊपर बाउंड नहीं है, बाइंडिंग नहीं हो सकता. ये बाइंडिंग है नहीं. देन डिसीजंस ऑफ द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, ये भी परसुएसिव होते हैं कि अगर प्रिवी काउंसिल ने कोई भी डिसीजन अच्छा दिया है. प्रिवी काउंसिल कहाँ पे है बाय द वे? प्रिवी काउंसिल कौन सी कोर्ट्स में आती है? नो, प्रिवी काउंसिल इटसेल्फ इज अ सेपरेट थिंग. हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट की 3 ब्रांचेस हैं, उसमें एक है. ठीक है. तो हाई कोर्ट के जब हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं आती, हाई कोर्ट के अंदर चलती है ये. अब ये क्या होता है कि यहाँ पे दिस कोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट हायरार्की इन इंग्लैंड एंड वेल्स, सो द डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग, बट सिंस मे ये बेंच है. ठीक है.
The judges are also members of the Supreme Court. Their judgments are treated with respect and many often followed. अब प्रीवी काउंसिल एक्चुअली क्या होती है? ये एक काउंसिल ऑफ लीडिंग jurists कह लो, काउंसिल ऑफ प्राइवेट काउंसिल ऑफ मोनार्क क्या होती है? प्राइवेट काउंसिल ऑफ मोनार्क मींस किंग या क्वीन की जो प्राइवेट काउंसिल होती है। जनरली इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर इन्होंने कोई डिसीजन इमरजेंसी में ये लॉ बनाती है, ज्यादातर ये लॉ इमरजेंसी में बनाती है प्रीवी काउंसिल। तो जी बेटा, कौन सी इमरजेंसी? प्रीवी काउंसिल की हुई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, इसमें तो है ही नहीं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल क्या है, इसके बाद आगे क्या है? स्टेटमेंट्स मेड इन ओबाइटर डिक्टा। अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? प्रेसिडेंट के दो पार्ट्स कौन से होते हैं? रेशो डिसेंडाई एंड ओबाइटर डिक्टा। ओबाइटर डिक्टा और रेशो डिसेंडाई के अंदर वो कहता है कि अगर, जाहिर बात है, एक्चुअली तो रेशो डिसेंडाई जो है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट। Sometimes obiter dicta can also be so persuasive that courts are following that as a precedent. Yes, ये भी आप लिख सकते हैं R versus courts का। Dissenting judgment। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब मुख्तलिफ जजेस, एक बेंच ऑफ जजेस डिसीजन देता है, उसमें आप लोगों को पता है ना कि पैनल है, हम लोग कितने यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, हमारा 5 का एक पैनल है। फॉर इंस्टेंस हम 3 कहते हैं कि ये केस का डिसीजन इस तरह होना चाहिए, 2 कहते हैं कि केस का इस तरह होना चाहिए। जो 3 है वो मेजॉरिटी है, वो तो एक्चुअल डिसीजन हो गया, लेकिन जो बाकी 2 की ओपिनियन थी वो डाइसेंटिंग जजमेंट है, ऑपोजिट जजमेंट। तो ऑपोजिट जजमेंट कैन आल्सो बिकम ए परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स इन अदर कंट्रीज, लाइक अगर आपको लगता है कि इंडिया के अंदर कोई बात हमारे रेलेवेंट हुई थी इंडिया की किसी कोर्ट में, आप उसको कोर्ट कर सकते हैं। मे बी जज जो है एक्सेप्ट कर ले और आपका डिसीजन जो है वो इजीली दे दे। ठीक हो गया? तो अब एक्चुअली अब हम समझ आ गई कि इसमें 5 सोर्सेज ऑफ परसुएसिव प्रेसिडेंट कौन कौन से हुए। अब बताएं जरा, decisions of lower courts, decisions of privy council, then decisions of other countries, then the obiter dicta, and sometimes dissenting judgments can also become the part. Is it clear? तो 5 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। Is it clear? Identify two cases in which Supreme Court or the House of Lords use the practice statement. हाँ जी, कौन कौन से केस हो सकते हैं? दो सोच के बताएं जरा। अच्छा, यंग्स वाला तो कोर्ट ऑफ अपील का था। नहीं, उसने कोर्ट प्रैक्टिस स्टेटमेंट, उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सुप्रीम कोर्ट का बोला। मिलियंगो वाला केस आर वर्सेस डिकल्ड, विमर का भी हो सकता है, आर वर्सेस आर भी हो सकता है। हाँ, तो आप मिलियंगो लिखें, आर वर्सेस रिकल्ड लिखें, और आप लोग 2-4 नाम जो भी आते हैं वो लिख लें। ठीक है? अगर ना भी आए, खाली नहीं छोड़ के आना, अल्लाह का वास्ता है। पता क्या लिख के आना? आर वर्सेस कोई भी नाम देख लें, आर वर्सेस वेबर, आर वर्सेस, अगर किस्मत हुई तो शायद नंबर दे दे। ठीक है? खाली नहीं छोड़ के, खाली छोड़ के फिर तो नंबर मिलना ही नहीं है। लिख तो आओ ना भाई कुछ भी। हाँ, वो भी हो सकता है 12 कोर्ट सब वाला, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं है। प्रैक्टिस स्टेटमेंट कंफर्म वहां पे नहीं हुआ था तो, लेकिन आपका सबसे पहला केस तो मिलियंगो वाला ही केस है ना। ठीक है, जहां से एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। डिफाइन रेशो
डिसेंडाई एंड ऑपरेटर डिक्टा। दो पैराग्राफ सिंपल सिंपल से बनेंगे। एक में आपने रेशो डिसेंडाई बोलना है कि ए प्रेसिडेंट व्हेन द कोर्ट या द जजेस गिव द डिसीजन दे। कभी आपने जिंदगी में डिसीजन पढ़ा है किसी कोर्ट का? डिसीजन पढ़ा है, जजमेंट पढ़ी है? अच्छा, इधर कहीं पे आएगी, मे भी अवेलेबल हो सुप्रीम कोर्ट की उस पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये आ गई, ये जजमेंट, ये जजमेंट होती है। अब ये जजमेंट आपने करनी कैसे है, यहाँ पे देखें, क्या ये सारा पॉइंट ऑफ लॉ है या नहीं है? इतना बड़ा चीजें, ये इतनी सारी चीजें जो है, ये पॉइंट ऑफ लॉ लॉ है? नहीं। इतना आपको तो पता है, आप तो जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो आपको क्या पता होता है इमरान खान को सजा होगी 5 साल की। उसके पीछे ये पूरा केस है, ये कितने पेजेस हैं? 20 पेजेस की जजमेंट है। इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ ऐसा होगा जिसमें जजमेंट होगी, रेशो डिसेंडाई होगा, बाकी सारा ऑपरेटर डिक्टा होगा, रीजंस फॉर द जजमेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके उसमें आ जाएगा। तो अब इस चैप्टर के ऊपर वापस आते हैं। अब हम देखें, अगर हमारे पास जो सवाल आए हैं, हमारे जो क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं वो बन किस चीज के ऊपर सकते हैं? हमारे पास सबसे पहला डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर, डेफिनेशन फॉर 2 मार्क्स, फॉर 6, फॉर 10 मार्क्स, सॉरी क्या नाम है, इसमें नहीं, इस पे फॉर 6 मार्क, फॉर 2 मार्क्स, सेपरेटली भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। लेकिन जो टाइप्स हैं, इन पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। आपको हर चीज की याद करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? जब आप पढ़ें तो इस तरीके से आना चाहिए आपको। अच्छा, फिर इसके अलावा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी आपकी आ सकती है। ठीक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी आपने लिखनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अंदर आ जाए छोटे दरवाजे से। ओके, आ जाए आ जाए, नहीं नहीं, आ जाए आ जाए। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? फर्दर हायरार्की, अब इस पे सवाल भी बन सकता है कि कौन सी कोर्ट किस के डिसीजंस को फॉलो कर सकती है या करेगी। ये हायरार्की ऑफ कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट आता है। क्या आता है? हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट टू। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि आप लिखेंगे फिर कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं वो सारी लोअर कोर्ट्स के ऊपर आते हैं, कोर्ट ऑफ अपील उससे नीचे वाले डिसीजंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स इट मस्ट फॉलो, मतलब किसको फॉलो करना है। तो हाई कोर्ट के डिसीजंस इससे नीचे वाली कोर्ट्स दोनों आ जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील को इसे फॉलो करना है। पॉसिबली मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्राउन कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसको कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करना है। अब इसकी डिटेल जो है अपील कोर्ट और ये सारी चीजें इसके अंदर दी। अच्छा, प्रैक्टिस स्टेटमेंट पे 10 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। हाउ प्रैक्टिस स्टेटमेंट इज यूज्ड, हाउ प्रैक्टिस स्टेटमेंट इज यूज्ड। अब ये सवाल आया तो नहीं हुआ पीछे पास्ट में? आया कहीं पे? प्रैक्टिस स्टेटमेंट के ऊपर अलहदा 10 नंबर का सवाल नहीं आया हुआ। सो मेक श्योर डोंट लीव इट। चैप्टर बेशक छोड़ना है छोड़ दें, लेकिन ये मतलब प्रैक्टिस स्टेटमेंट कर दीजिएगा। ये ना हो कंपलसरी में सवाल आ जाए फिर। 10 मार्क्स का तो आ सकता है ना। हाँ, तो छोड़ के, अगर कंपलसरी ना होता तो मैं आपको 3-4 टॉपिक वैसे ही बता देता, जाओ छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पे सवाल नहीं आया हुआ, मैं आपके साथ स्पेशली डिस्कस करूं। बेटा,
एक याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडेंस टेक्निक्स। अवॉइडेंस टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि हाउ कोर्ट्स जो है, लाइक सुप्रीम कोर्ट या जो है वो अवॉइड कर सकती है रूलिंग्स को। अवॉइडेंस की टेक्निक्स क्या है कि मतलब अपने पास डिसीजन से भाग कैसे सकती है, या ओवर रूल करती है। एक तरीका होता है ओवर रूलिंग करना। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, रिवर्सिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप नीचे वाली कोर्ट्स को कि जाओ भाई आप अपने डिसीजंस को रिवाइज करके आओ, रिवर्स भेजती है वो कि द वेयर दिस इज वेयर द कोर्ट हायर इन हायरार्की इन एन अपील ओवरटर्न्स द डिसीजन of the lower court on appeal in the same case. For example, the court of appeal may disagree with the ruling of the high court and come to a different view. In law, in this situation, it reverses the decision made by the high court, and the decisions of the court will then be substituted for the lower court. लेकिन वो lower court में जाएगा और lower court वालों को कहेंगे इसको फॉलो करो जो हमने कहा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट उसमें आ जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विशिंग। तो अब क्या होता है कि जज दोनों केसेस को ओपन करता है। वो कहता है कि ये आपका पास डिसीजन है जो आपने प्रेसिडेंट बताया है हमें कि इस प्रेसिडेंट के तहत हम आपका फैसला करें, और जज ओरिजिनल फैक्ट्स भी सामने रखता है। उन दोनों के दरमियान क्या देखते हैं, प्लस माइनस देखते हैं कि उन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देख के जज जो है वो एक अपना कंक्लूजन देता है। तो जो उस वक्त उसका प्रेसिडेंट होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, बल्कि वो उसका ओरिजिनल प्रेसिडेंट होगा, वो नया डिसीजन देगा। इज इट क्लियर? इस तरह ये अवॉइड कर सकते हैं कि प्रीवियस केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स थे। और लास्ट में एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसमें जहां पे भी पर इंक्यूरियम आता है तो वहां पे ये सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू, तीन तरह की ये समझने के पॉसिबिलिटीज हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है प्रेसिडेंट्स के साथ, या कोर्ट ऑफ अपील क्या कर सकती है प्रेसिडेंट्स के साथ, या ओवर रूल करती है, या क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, या रिवर्सिंग करती है, मतलब ऑर्डर्स में देती है। यहां तक हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। अब इस चैप्टर में से मैंने आपको जो मस्ट डू करने को कहा है वो क्या है, प्रैक्टिस स्टेटमेंट। प्रैक्टिस स्टेटमेंट और अवॉइडेंस स्टेटमेंट, ये दो चीजें मस्ट डू हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ओके जी।